सर ये तो है, अब एक का नाम तो मैं नहीं ले सकती। लेना चाहूँ भी तो? अगर लेना चाहूँ भी तो प्रोफेसर राजेश पुनिया सर और डॉक्टर सज्जन दहिया सर। अच्छा। हाँ जी, इनके साथ ही मतलब मेरा थोड़ा ज़्यादा रहा है। जैसे मेरे सुपरवाइज़र प्रोफेसर राजेश पुनिया सर थे और जैसे को सुपरवाइज़र डॉक्टर सज्जन दहिया सर थे। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताओ कि सोलर एनर्जी, क्योंकि इंटरनेशनली जब से यूएस, इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, जब से युद्ध हुआ है तब से ग्रीन एनर्जी या अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की डिमांड हमारा देश पहले से ज़्यादा महसूस करने लगा है। क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है वहाँ पर जिस तरह से गल्फ़ कंट्री से शिप की कंसाइनमेंट थी उनको रोका गया, उनको ब्लॉकेड किया गया, और यहाँ कभी एलपीजी की शॉर्टेज है, कभी अगर हमारे देश में ऑलरेडी कितनी सारी सोलर एनर्जी उपलब्ध है, और अब तो नंबर 1 विंड एनर्जी को भी सरपास कर दिया है। सोलर एनर्जी का इतना हमने जनरेट करना शुरू कर दिया है, तो इसका क्या तो पोटेंशियल है। और आपका रिसर्च प्रोजेक्ट क्या, जिसका आप हिस्सा बनेंगे, वो क्या करेगा, क्या अलग से ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करने वाला है? तो एक इस वजह से हमारे जो सोलर सेल हैं उससे एनर्जी और उसकी उस एरिया में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है एक तो। दूसरी बात सर, जो मेरा प्रोजेक्ट है वहाँ पे, अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। प्लीज़। अब जैसे ये फ़ोन है, अब इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? स्क्रीन गार्ड लगाते हैं। स्क्रीन गार्ड किस लिए लगाते हैं? ताकि अगर हमारा फ़ोन गिर जाए तो हमारी स्क्रीन ख़राब ना हो। जी, हम तो सनस्क्रीन भी लगाते हैं स्किन के ऊपर, यूवी रेज आप ना कर दें। बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया सर। तो ऐसे ही हमारे जो सोलर प्लेट्स हैं ना, उनके ऊपर भी हम ऐसी ही एक लेयर लगाते हैं जिससे हमारी जो सोलर पैनल की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोजेक्ट मुझे मिला है कि उस लेयर को ऐसी लेयर लगानी है कि जो स्ट्रॉन्ग भी हो हार्श कंडीशंस में, प्लस जिस एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो। अब हमारा जो स्पेक्ट्रम अगर हम देखते हैं सनलाइट का जो हमें मिलता है, जैसे सन का स्पेक्ट्रम होता है एनर्जी का, उसमें अगर हम देखते हैं तो बेसिकली 3 हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। जैसे एक इंफ्रारेड होती है, एक यूवी और एक विजिबल। मतलब एक फ़्लो होता है, मैंने कहीं सुना था, जस्ट गो विद द फ्लो, चलते रहे। तो जो मिला उसको अच्छे से किया। जैसे प्रोजेक्ट करना है यूनिवर्सिटी में, अच्छे से किया पूरा मन लगा के, और मतलब मेरे को तो मज़ा आता था। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की एक होनहार छात्रा है, जिनका अभी एक यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सोलर प्रोजेक्ट में सिलेक्शन हुआ है, और अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। वंशिका गहलावत रोहतक ज़िले के ही बिल्कुल पड़ोस के गांव खेड़ी साध की बेटी है, और काफ़ी मेहनती है, क्योंकि विदेश की यूनिवर्सिटी ने इनको अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अगर सेलेक्ट किया है तो उस अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। तो ये प्रोजेक्ट है, और वंशिका कैसे सौर ऊर्जा को लेकर के कैसे कंट्रीब्यूट करने वाली है, कैसे इन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको भी एक गाइडेंस मिलेगी कि वो भी कैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और वो कहाँ फिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले वंशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के आप स्टूडेंट हैं। पहले तो ये बताओ कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एमडीयू का कैसा है? सर बहुत अच्छा है। अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी कमियां थी, लेकिन अभी उनको सुधारा जा रहा है, और लैब्स बहुत अच्छी हैं, मतलब अच्छी फैसिलिटी है लैब्स में, और सपोर्टिव है काफ़ी। जो हमारे प्रोफेसर्स हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और जो स्कॉलर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और वो भी बहुत अच्छे से जैसे हमें मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को भी रिसर्च के बारे में बताते हैं।
तो जो मतलब ऑल ओवर बहुत अच्छा है, एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा वो लोग पढ़ाते हैं, नोट्स भी अच्छे से बनवाते हैं और सर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं। और सर थोड़ा एक जैसे फ्राइडे को हमारा ना लेक्चर होता है, एक्सटेंशन लेक्चर, उसमें अच्छे मतलब अच्छी पोस्ट पे जो लोग हैं उनको बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू नहीं, उनकी मतलब लेक्चर ही देते हैं वो लोग। और उसमें हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लगता है जिसके बारे में हमें शायद कहीं से नहीं पता लग सकता। तो ये जो है हमारे उस जब मैंने फ़िज़िक्स एमएससी फ़िज़िक्स की उस टाइम जो राजेश पुनिया सर थे वो थे डिपार्टमेंट के हेड, प्रोफेसर राजेश पुनिया। हाँ जी, प्रोफेसर राजेश पुनिया सर। और वो अपने स्टूडेंट्स को बुलाते थे, जैसे एक वहाँ है दुबई में है, उनको रेडिएशन का उन्होंने कोर्स किया था, फिर उसके बारे में पता लगा। फिर जैसे यहाँ पे अलग से रेडिएशन का एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ में है, हमें मिलता है एमएससी में पढ़ने के लिए, और फिर जिसका बाद में लोग डिप्लोमा भी करते हैं। तो मतलब एक बहुत अच्छे यहाँ सब्जेक्ट्स मिलते हैं, कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स है, यहाँ एक्सपेरिमेंटल काम बहुत अच्छा है। जी, तो आपके डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में सबसे फेवरेट टीचर कौन है? किसका नाम ले किसका छोड़े? धर्म संकट तो है। ये सर मत कहना ऐसे सभी अच्छे हैं, क्योंकि सभी ना तो सभी अच्छे होते हैं ना सब बुरे होते हैं। सर ये तो है, अब एक का नाम तो मैं नहीं ले सकती। लेना चाहूँ भी तो अगर लेना चाहूँ भी तो प्रोफेसर राजेश पुनिया सर और डॉक्टर सज्जन दहिया सर। अच्छा, हाँ जी, इनके साथ ही मतलब मेरा थोड़ा ज़्यादा रहा है। जैसे मेरे सुपरवाइज़र प्रोफेसर राजेश पुनिया सर थे और जैसे को सुपरवाइज़र डॉक्टर सज्जन दहिया सर थे। अच्छा, जो आपने स्टडी की है जिसके बेस पे आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में आपका रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने ऐसा क्या किया कि जिसके बेस पर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में आपको ये प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। एज ए रिसर्चर ही आप जाएंगे? हाँ जी सर। तो सर जब एमएससी फ़िज़िक्स थी हमारी मतलब स्टार्ट हुई, तो उस टाइम क्या था, उसी साल जो प्रोफेसर राजेश पुनिया सर हैं उन्होंने एक डेज़र्टेशन का मतलब वो स्टार्ट किया था, डेज़र्टेशन स्टार्ट की थी डिपार्टमेंट में, उससे पहले नहीं होती थी। तो डेज़र्टेशन में क्या होता है, एक 6 मंथ्स की रिसर्च होती है। उसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारे पीएचडी वाले स्कॉलर्स रिसर्च करते हैं, ऐसे ही हमें भी मौका मिलता है। और सर ये मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने ये स्टार्ट किया। उसके बाद जैसे हमें पता लगा कि ऐसा कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अलग आया है डिपार्टमेंट में, फिर सर उसकी तरफ मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड थे बहुत सारे बच्चे। फिर बाद में जैसे हमने अपने सीनियर्स का भी एक्सपीरियंस भी उन्होंने अपना शेयर किया, तो मतलब काफ़ी डिफरेंट था। तो फिर मेरा भी बहुत ऐसे था, इंटरेस्ट बना उसमें कि मैं भी करूं। फिर मेरा जैसे 3rd सेम स्टार्ट हुआ, हमारे 2nd सेम के बाद हॉलीडेज़ होते हैं, से नेक्स्ट सेम शुरू होता है उससे पहले। तो उस टाइम मतलब क्या था कि इंटर्नशिप्स होती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारी डेज़र्टेशन स्टार्ट करवाई थी सर ने। और जून में स्टार्ट हुई थी, जून की स्टार्टिंग से ही। और सर मतलब हमारा टारगेट उस टाइम सर ने कहा था कि हमारे जब क्लासेस स्टार्ट होंगी उससे पहले हमारा एक्सपेरिमेंटल काम हो जाना चाहिए। तो मतलब सर की गाइडेंस ऐसी रही स्टार्टिंग से ही। और फिर सर मेरा जो प्रोजेक्ट था मतलब वो एक डिफरेंट था, जो हमारे डिपार्टमेंट में यहाँ पहले भी रिसर्च उस पर बहुत कम थी। ल्यूमिनेसेंट ग्लास के ऊपर था, जिसमें क्या था कि एक ग्लास सीरीज़ ली थी हमने और उसमें डिस्प्रोसियम जो आयंस होते हैं उसकी टॉपिंग की थी। और फिर उसका क्या था सर, वो ना वाइट एलईडी के मतलब वाइट एलईडी उस मटेरियल से बनती, ऐसा वो मटेरियल हमने बनाया था। फिर सर इसमें क्या था, एक ना ल्यूमिनेसेंट ग्लास का मतलब यही होता है जिसमें अगर हम फोटोन्स देते हैं तो उसी मतलब एनर्जी से ही लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, थोड़ी सी मतलब उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। और मतलब ये हमारे जो एलईडीज़ हम यूज़ करते हैं, बहुत सारा इसकी एप्लीकेशन है, सोलर सेल में भी है। तो फिर सर क्या हुआ, 6 मंथ्स का जैसे ये था, तो इसमें जैसे ही 3rd सेम कंप्लीट हुआ
डेजर्टेशन कंप्लीट हुई, थीसिस भी सबमिट हो गई। लेकिन सर ने बोला कि नहीं, अभी ना ये छोड़ना नहीं है, अभी तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हारी डेजर्टेशन हो गई, बट जब तक पेपर पब्लिश नहीं करोगे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें। फिर सर इसका पेपर पब्लिश किया जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, और फिर उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी काफ़ी अच्छा था, 4.7। तो सर फिर उसमें जैसे पेपर पब्लिश किया रिसर्च का, फिर मैंने जैसे सेकंड सेम से ही मैं ऐसे स्टार्ट कर दिया था मैंने रिसर्च करना कि अगर हमें बाहर अब्रॉड अगर हमें जाना है पीएचडी के लिए तो क्या करना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसमें था सर जैसे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना और डेजर्टेशन करना ये मैंडेटरी है, और पेपर पब्लिश करना कहीं कहीं पे नहीं भी होता, बट अगर अच्छा है तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं को लेते हैं जिनका पेपर पब्लिश होता है। सर फिर मतलब बहुत अच्छे से हमने इस पे काम किया, जो भी मेरे साथ और मेरी फ्रेंड्स थी। हम फिर मेरा और ट्यूनिश है मेरी फ्रेंड है, उसको मेरे साथ इसी सेम प्रोजेक्ट था हमारा, बस थोड़े प्रॉपर्टीज़ हमें अलग अलग स्टडी करी थी दोनों ने। तो हमारा फिर पेपर पब्लिश हो गया, हम दोनों ने मिलके किया। फिर उसके बाद सर जैसे मेरी एमएससी कंप्लीट हुई जून के, फिर मैंने एमएससी कंप्लीट होती है एग्ज़ाम्स देते ही मैंने 2025 में 25 में आइल्स के लिए स्टार्ट कर दिया। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। हाँ कितने जी। बैंड आए आपके? सर 6.5। बैंड तो 9 में से थोड़े आए, ज़्यादा आने चाहिए थे। सर ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की, मुझे ये था जल्दी से देना है। अच्छा, आपने मतलब सीधा डेट ले ली और जितनी दिन तैयारी हुई उसमें गैप में? हाँ जी सर। ब्रिटिश काउंसिल से दिया? नहीं सर, अभी तो आईडीपी ही लेता है। अच्छा, आईडीपी, हाँ वो शायद वो प्रोसीजर हाँ, बदल गया। तो आईडीपी का ही था, और सर उसमें फिर जल्दी से वो दे दिया, और फिर पेपर पब्लिश जिस दिन हुआ उसी दिन मेरा आइल्स का एग्ज़ाम था, सेम डे। और फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया। कहाँ गए थे? अप्लाई भी डायरेक्ट सर चंडीगढ़ दे के आए थे? मेरी मासी के घर गई थी मैं, तो वहाँ देकर आई। फिर सर जब सब कुछ मतलब आइल्स का रिज़ल्ट आ गया, पेपर भी पब्लिश हो गया, ऑनलाइन आ गया पेपर, उसके बाद एक मेल ड्राफ्ट की और उसको भेजा मैंने अपनी प्रोफेसर को। जैसे मैंने पहले से वो मैं उसकी रिसर्च तो करती रहती थी, कौन सी यूनिवर्सिटी में किस टॉपिक से रिलेटेड काम हो रहा है और कौन प्रोफेसर करवा रहे हैं। तो फिर जो मेरे को लगी, तो फिर मैंने बहुत सारों के पास किया था अलग अलग, और फिर मेरे को इनका आया जो प्रोफेसर हाई की हैं, और फिर इन्होंने मतलब ये ऑस्ट्रेलियन ही है? नहीं सर, ये जर्मनी की हैं, बट काफ़ी फीमेल हैं और काफ़ी साल से ये ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं। तो इन्होंने आपको मौका दिया? हाँ जी सर, इन्होंने मतलब मेरी प्रोफाइल देखी और उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू लिया। अच्छा, तो फाइनली जब आपका इस पूरे उसको कितना समय लग गया? क्योंकि पेशेंस बहुत रखना पड़ता है इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट का, अगर आपको हिस्सा बनना है तो कितना समय आपको लगा? सर समय तो कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता, लेकिन बहुत पेशेंटली और कंसिस्टेंटली हमें काम करना पड़ता है हर चीज़। मतलब वैसे तो हर सक्सेस के पीछे का रीज़न होता है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क तो बिना उसके तो बात ही नहीं बनेगी। हाँ जी, हार्ड वर्क तो है। और फिर सर ये मतलब अब मैं कौन सा टाइम कैलकुलेट करूं, अगर मैं प्रॉपर ये देखती हूँ कि एमएससी के बाद से तो मेरे को शायद 8 मंथ्स लगे हैं, और अगर मैं ये देखूँ कि मैंने सोचना और इसके बारे में रिसर्च करना तो मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताओ कि सोलर एनर्जी, क्योंकि इंटरनेशनली जब से यूएस, इज़राइल और दूसरी तरफ ईरान, ये जब से युद्ध हुआ है तब से ग्रीन एनर्जी या अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की डिमांड हमारा देश पहले से ज़्यादा महसूस करने लगा है। क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है वहाँ पर जिस तरह से गल्फ़ कंट्री से शिप की कंसाइनमेंट थी उनको रोका गया, उनको ब्लॉकेड किया गया, और यहाँ कभी एलपीजी की शॉर्टेज है, कभी अगर हमारे देश में ऑलरेडी सोलर, कितनी सारी सोलर एनर्जी उपलब्ध है, और अब तो नंबर 1 विंड एनर्जी को भी सरपास कर दिया है सोलर एनर्जी का, इतना हमने जनरेट करना शुरू कर दिया है। तो इसका क्या तो पोटेंशियल है, और आपका रिसर्च प्रोजेक्ट क्या, जिसका आप हिस्सा बनेंगे, वो क्या करेगा, क्या अलग से ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करने वाला है? सर मतलब एक तो सोलर जो एनर्जी है हमारी, जो सन है
वो ऐसा सोर्स है एनर्जी का, आई थिंक, जो मतलब अनलिमिटेड एनर्जी है जिसमें और कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी ख़त्म नहीं होगा। तो एक सोलर एनर्जी, हम जैसे बोलते हैं ना कि कंज़र्व करो, फ्यूल को कंज़र्व करो, जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, कॉयल है, तो ये तो ख़त्म हो सकते हैं, बट जो हमारी सन है वो ख़त्म नहीं हो सकता, उसकी एनर्जी ख़त्म नहीं हो सकती। तो एक इस वजह से हमारे जो सोलर सेल हैं उससे एनर्जी और उसकी उस एरिया में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है एक तो। दूसरी बात सर, जो मेरा प्रोजेक्ट है वहाँ पे, अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। प्लीज़। अब जैसे ये फ़ोन है, अब इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? स्क्रीन गार्ड लगाते हैं। स्क्रीन गार्ड किस लिए लगाते हैं? ताकि अगर हमारा फ़ोन गिर जाए तो हमारी स्क्रीन ख़राब ना हो, जी। राइट? हम तो सनस्क्रीन भी लगाते हैं स्किन के ऊपर, यूवी रेज हार्म ना कर दें। बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जांपल आपने लिया सर। तो ऐसे ही हमारे जो सोलर प्लेट्स हैं ना, उनके ऊपर भी हम ऐसी ही एक लेयर लगाते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। कहाँ पे वो सोलर प्लेट्स कहाँ यूज़ होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनमें, और हमारी शिप्स होती हैं। क्या कहते हैं उसका एग्जैक्ट, उसका क्या नाम है जो वो प्रोटेक्शन लेयर ही अच्छा, बोलते हैं protection layer सर। बोलते हैं। उसका मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, ये फिक्स नहीं है कि एक ही यही होगा सर। तो उस मतलब जो लेयर होती है उससे क्या होता है, अब इसके ऊपर हमने फ़ोन के ऊपर लेयर लगाई तो ठीक है, वो हम उसको ठीक मानते हैं, इसमें हमारे फ़ोन पे कुछ ज़्यादा असर दिखता नहीं। लेकिन जो हमारी सोलर प्लेट है उसमें जो सन रेज़ आती हैं, वो जो प्रोटेक्टिव लेयर हमने लगाई है वो क्या करती है, कुछ सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, जिससे हमारी जो सोलर पैनल की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोजेक्ट मुझे मिला है कि उस लेयर को ऐसी लेयर लगानी है कि जो स्ट्रॉन्ग भी हो हार्श कंडीशंस में, प्लस जिस एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो। अब हमारा जो स्पेक्ट्रम अगर हम देखते हैं सनलाइट का जो हमें मिलता है, जैसे सन का स्पेक्ट्रम होता है एनर्जी का, उसमें अगर हम देखते हैं तो बेसिकली 3 हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। जैसे एक इंफ्रारेड होती है, एक यूवी और एक विजिबल, ठीक है। अब जो यूवी है वो काफ़ी ज़्यादा हमें मिलती है, लेकिन यूवी जो एनर्जी है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है विजिबल से। मतलब लाइक अब एक पावर होती है ना, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि जो उसकी पावर है वो ज़्यादा है किससे, हमारी विजिबल से। और हमारे काम की जो है वो है विजिबल। हमारे जो सोलर सेल में लाइट यूज़ होती है वो भी विजिबल है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो हमें क्या, अब मेरा प्रोजेक्ट क्या है कि ऐसी लेयर होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव तो हो, साथ में वो जो यूवी लाइट वेस्ट होती है उसका भी यूज़ हो, उस यूवी लाइट को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करे वो लेयर। तो ये बेसिकली आपका प्रोजेक्ट, इसका कोई हाँ टाइटल जी। भी दिया गया है? हाँ जी सर, इसका टाइटल है ड्यूरेबल क्वांटम कटिंग कंपोजिट्स फॉर हाई एफिशिएंसी रगेस्ट सोलर मॉड्यूल्स। इसका कंप्लीट नेम है। हाँ जी सर। और इसको हेड कौन कर रहा है इस प्रोजेक्ट को? प्रोफेसर हाइकी एबेंडॉर्फ हेडेप्रिम। अच्छा, वो जो महिला है जिनका आपने हाँ बताया, जी। ये महिला का नाम है, क्योंकि हम ये फॉरेन नेम है ना, तो हमें तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम से तो हम पहचान लेते हैं, मेल का नाम है, फीमेल का, लेकिन साइंटिस्ट के नाम तो कौन ही जानता है। और इसमें कितने मेंबर हैं, मतलब कितनी टीम कितनी बड़ी है? सर एक जैसे ये प्रिंसिपल सुपरवाइज़र हैं हाइकी, और दूसरे को सुपरवाइज़र हैं एक डॉक्टर यूनल वी। ये ऑस्ट्रेलियन है? ये चाइनीज़ हैं। अच्छा, ये चाइनीज़ हैं। हाँ जी। वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड इसी प्रोजेक्ट पे काम? ये हाँ नहीं, ये है वहाँ ना पोस्ट डॉक करते हैं। अच्छा, और मेरे को सुपरवाइज़र रहेंगे, इस प्रोजेक्ट के को सुपरवाइज़र रहेंगे। ठीक है। और फिर आप? हाँ जी, फिर पीएचडी में मैं हूँ, और मतलब मेरे रिसर्च प्रपोजल में एक लड़की का नाम और था, बट अभी मेरे को कुछ नहीं पता वो है नहीं है, आई डोंट नो। और कितने का प्रोजेक्ट है, कितना अमाउंट क्या है इस प्रोजेक्ट के? सर उनका 22,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, तो 3.5 ईयर्स के लिए स्पेशली मतलब प्रोजेक्ट के लिए हैं, डेडिकेटेड अलोकेट कर दिए हैं। हाँ जी। और प्लस मेरे को लिविंग स्टाइपेंड भी मिलेगा वहाँ पे, वो अलग है। लिविंग स्टाइपेंड 36,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर ईयर। ये आपको स्टाइपेंड मिलेगा लिविंग के allowance, लिए? हाँ जी। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट के लिए? वो 22,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स अलग से हैं।
आपको अलग से मिलेंगे। ये हमारी इंडियन रिसर्चर फ्रॉम MDU यूनिवर्सिटी रोहतक वंशिका गहलावत को मिलेंगे। हाँ जी सर। अच्छा, वंशिका प्रोजेक्ट के बारे में तो देखो हल्का हल्का आइडिया ले लिया, और ये थोड़ा टेक्निकल बातें हैं, और जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं वो उनको ना एक इंसाइट देना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये सारी बातें पूछी। अब ये बताइए कि क्या सोचा था कि कभी ऐसे ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में या कहीं भी जाके मैं ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूंगी, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूंगी जो आज पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी पर बात होती है। सोलर एनर्जी अल्टरनेट सोर्स तो है, ग्रीन भी है ना? यस सर। हाँ, उसको ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं। तो इसका हिस्सा बनूंगी, और आपकी रिसर्च से पूरी ह्यूमन मैनकाइंड को एक मैं अपना वैल्यूएबल इनपुट भी दूंगी, क्योंकि यही तो साइंटिस्ट का काम है, लोगों की लाइफ को इजी बनाना, बेहतर बनाना और सुखद बनाना। सर मैंने सोचा तो नहीं था, मतलब एक फ़्लो होता है, मैंने कहीं सुना था, जस्ट गो विद द फ्लो, चलते रहे आप। चलते रहे, तो जो मिला उसको अच्छे से किया। जैसे प्रोजेक्ट करना है यूनिवर्सिटी में, अच्छे से किया, पूरा मन लगा के, और मतलब मेरे को तो मज़ा आता था पढ़ के। क्यों आपका सर उसमें ना, नहीं, एक हमारा होता है थ्योरी जो हम पढ़ते हैं ना एग्ज़ाम्स के लिए, जो पढ़ते हैं उसमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है, डेरिवेशन करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। उसमें आप भी बोर हो जाते थे? वो तो सभी हो जाते हैं। सभी हो जाते सर। फिर मतलब मेरे को ये था थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल्स में। मेडिकल थी आपके पास? नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल। अच्छा, नॉन PCM। यस सर। तो नीट का एग्ज़ाम, नीट का नहीं, उसमें IIT का नहीं दिया आपने? नहीं सर, उस टाइम पता ही नहीं था कि मतलब इंजीनियरिंग ऐसे, उस टाइम ऐसे बोलते थे सब लोग कि इंजीनियर तो बहुत है, इंजीनियरिंग मुश्किल नहीं है, मतलब ऐसे बहुत कॉमन। किस ईयर में किया आपने +2? सर 2020। 2020 में। हाँ, बीटेक की तो बाढ़ आ गई थी, और कोविड के जस्ट बाद का समय भी था। सर कोविड आई उसी टाइम में। अच्छा, उसी टाइम आपकी ग्रेजुएशन पूरी हुई? नहीं सर, स्कूल। सॉरी, स्कूल। अच्छा, वो कोविड वाला बैच है आपका? नहीं सर, कोविड से पास आउट हो गए थे। क्योंकि वो तो बिना पेपर दिए पास हो गए। नहीं सर, सारे पेपर दिए थे, बस एक हिंदी का पेपर नहीं दिया था। वो माफ हो गया। हाँ, उसमें फिर जो बेस्ट 3 थे उनका एवरेज हाँ, वो लगा दिया। लेकिन आपने PCM के सारे वो दिए थे। कहाँ से किया आपने 10+2? केंद्रीय विद्यालय रोहतक। 10वीं 12वीं दोनों वहीं से दिए? हाँ जी सर। और फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किया? पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक। कौन से सब्जेक्ट थे, क्या थे आपके पास? सर मैंने फिज़िक्स ऑनर्स की थी। BSc, एक तो होता है BSc पास कोर्स, एक होता है BSc फिज़िक्स ऑनर्स, जिसमें हम फिज़िक्स को एज अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये थर्मोडायनामिक्स और ये डिफ़िकल्ट टर्म्स जो इसी में आती है ना? क्योंकि वो हमने सुना है कि ऐसे ऐसे चीज़ें बड़ी टिपिकल होती हैं, और फिज़िक्स में नंबर भी बहुत कम आते हैं। आपके नंबर अच्छे आते थे? अच्छे आते थे सर मेरे। और बताते हैं कि पंडित नेकीराम शर्मा जो कॉलेज है, इसमें साइंस स्ट्रीम में जब एडमिशन होता आपका तो कट ऑफ बहुत आई जाती है, ये सही है? हाँ जी सर, ये तो सही आपके है। समय में कितनी कट ऑफ गई थी? सर उस टाइम 90+ थी फिज़िक्स ऑनर्स के लिए? फिज़िक्स ऑनर्स के लिए, बट जैसे कुछ सीट्स बच जाती हैं बाद में, तो पहले जैसे मैंने IC कॉलेज में एडमिशन लिया था फ़िज़िक्स ऑनर्स में। पहले मेरा नेकीराम में सिंपल पास कोर्स में हुआ था BSc में, और ऑनलाइन जो 2 लिस्ट लगती हैं उसमें, और वहाँ मेरा IC कॉलेज में फ़िज़िक्स ऑनर्स में हुआ, तो मैंने फ़िज़िक्स ऑनर्स चूज़ किया। बट बाद में जैसे ओपन काउंसलिंग होती है यहाँ, हाँ, होती है। उसमें फिर मैंने अप्लाई किया, तो फिर मेरे को यहाँ फ़िज़िक्स ऑनर्स मिल गया। मेरे 88.2% थे 12th क्लास में, तो मेरे 2% 2 नहीं बल्कि 1 ही % का डिफरेंस था। फिर वो जैसे ओपन काउंसलिंग हुई, उसमें मेरा एडमिशन यहाँ हो गया था, फिर मैंने वहाँ से कैंसिल कर कैसा दिया। कॉलेज है आपका पंडित नेकीराम? आप तो पढ़े हैं, वहाँ के अल्मा मैटर हैं। हाँ जी सर। सर मेरा बाकी ज़्यादा किसी डिपार्टमेंट से कोई लिंक नहीं था, सिर्फ फिज़िक्स डिपार्टमेंट हाँ, जाती फिजिक्स का ही बता और दीजिए। वहीं से आती, मतलब कहीं और नहीं। तो फिज़िक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है वहाँ का भी, जैसे MDU का है ऐसे वहाँ का भी लिटरली बहुत अच्छा है। प्रॉपर क्लासेस होती, और ऐसे नहीं कि 1 घंटा क्लास है फिर फ्री, फिर क्लास फिर फ्री, नहीं, हमारा मतलब कंटिन्यूस क्लास होती थी। और फिज़िक्स ऑनर्स के लिए स्पेशली एक रूम था,
मतलब ऐसे नहीं कि हमें एक क्लास लेने के लिए कहीं और जाना है, दूसरी क्लास के लिए कहीं और नहीं। हमारे टीचर्स हमारी क्लास में आते थे और काफ़ी अच्छे से कराते थे। जितनी फैसिलिटी उनके पास थी वो उनमें बहुत अच्छा करवाते थे। तो फिर आपने एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लिया एमडी यूनिवर्सिटी में। जी सर। तो बता दें कि हमारा जो एमडी यूनिवर्सिटी का जो साइंस का जो स्ट्रीम है वो सारी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि जब कभी भी नेक के लिए होता है ना, तैयारी होती है, तो सबसे ज़्यादा जो हमें यूनिवर्सिटी को नंबर दिलवाती है ना, वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हमारी साइंस फैकल्टीज़, मतलब जो साइंस के डिपार्टमेंट्स है वही दिलवाते हैं। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कैसा है हमारे एमडीयू का साइंस फैकल्टी या डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स या बाकी सारी। सर बाकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है। मैंने जैसे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, पोस्टर मैंने प्रेजेंट किया था। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी उनकी अरेंजमेंट से बहुत अच्छे से उन्होंने किया हुआ था और काफ़ी अच्छा है वहाँ का भी स्टाफ, मुझे काफ़ी कोऑपरेटिव लगा और फिज़िक्स तो है ही अपना बहुत अच्छा। जी, और बताते हैं कि जब हम एडमिशन होते हैं तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि जितने भी टॉप की पोजीशन होती हैं एडमिशन के लिए, सीटों के लिए, सारी लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। लड़कों का बेचारों को कहीं 9वें 10वें नंबर पे कोई आता है। क्या ये सही है? आपके बैच में कितनी लड़कियां हैं? सर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था फिज़िक्स का एमडीयू में, उसमें जो टॉप पे था फर्स्ट रैंक, वो लड़का था। ये तो भाई, ये तो एक्सेप्शन हो गया होगा, लड़के भी पढ़ते हैं। सर एक थर्ड सेकंड पे भी लड़का ही था। अच्छा, ये तो एक्सेप्शन हो सकता है, ज़्यादातर तो हमने सुना है। सर मेरी क्लास में थे यहाँ फिज़िक्स में लड़के भी आते हैं, बट ज़्यादा नहीं थे। हाँ, उनकी रेशो कम थी। टोटल 67 थे स्टूडेंट्स, उसमें से आई थिंक 15 to 20, 15 ही होंगे शायद, 20 भी हो अच्छा, सकते हैं बॉयज़, और बाकी सारी गर्ल्स। लड़कियां। तो मतलब पढ़ती तो हमारी बेटियां ही हैं ज़्यादातर, नहीं लड़के भी हैं, ऐसी बात तो लड़के नहीं भी है। हैं। क्योंकि आप टॉपर आपने बताया लड़के, तो एक्सेप्शन लड़के भी हैं और फिर वो पढ़ते हैं, जी। क्योंकि अगर उनका इतना अच्छा एडमिशन है तो पढ़ते हैं। और कैसा लगता है जब आपको एक हेल्दी कंपटीशन मिले, आपको लगे कि भाई सब इतना कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे टीचर्स इतना पेन ले रहे हैं और माँ बाप तो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं, तो कैसा लगता है ऐसा एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को? सर सब कुछ ना बहुत इजी हो जाता है। हम मतलब पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, हर जो भी डाउट हैं वो क्लियर करने के लिए वो लोग हैं। तो सारी चीज़ें ना बहुत बहुत इजी हो जाती हैं और कंफर्टेबली अपनी स्टडी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आप कब फ्लाई करके एडिलेड जा रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड? सर अभी 29 अप्रैल को। तो पहले कभी फ्लाइट में बैठे हो, पहले कभी किसी फॉरेन कंट्री में गए हो? नहीं सर। और नींद कम आनी शुरू हो गई है? क्योंकि थोड़ा सा वो लग जाती है, अब हरियाणवी बोलना पड़ेगा, वो चाटी सी लग जाती है, वो शुरू हो गई है या अभी ठीक चल रहा है? सर अभी तो ठीक है सब। वो जैसे नज़दीक जाओगे वैसे ही गड़बड़ों नहीं करना शुरू, तो ये रह गया, वो रह गया, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, ये तो पैकिंग तो शुरू होगी होगी। हाँ जी, अभी पैकिंग स्टार्ट हुई है। तो सबसे ज़्यादा घर में कौन चिंतित है, कैसे मैनेज करेगी? अकेली लड़की, इतना दूर है। देखो हैं तो हम ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव परिवार ही। नहीं सर, जैसे मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं, दोनों ही मतलब वो एक एक्सेप्शनल ही हैं। वो मतलब इतना टेंशन नहीं लेते किसी भी चीज़ के लिए। वो मतलब गाइड करते हैं, पूछते हैं, हेल्प बोलते बताते हैं कि कहाँ से क्या हेल्प लेनी है, समझाते हैं, बट ऐसे टेंशन नहीं लेते। अगर लेते हैं तो मुझे दिखाते नहीं। अच्छा वंशिका, घर में कौन कौन है? पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, घर में भाई बहन थोड़ा सा बताइए ना। सर मेरे पापा वीरेंद्र सिंह एक्स सर्विसमैन हैं और इंडियन नेवी से रिटायर हैं, और मम्मी हाउसवाइफ हैं, और मेरी एल्डर सिस्टर है, वो MMU अम्बाला में नर्सिंग ट्यूटर है, और मेरे 2 यंगर ब्रदर हैं, एक इंजीनियरिंग करता है डीक्रस्ट मुरथल से, और दूसरा VLDA का कोर्स करता है बहू, एक कॉलेज है वहाँ से। हाँ, पास में गांव है। हाँ जी। वहाँ से तो सभी मतलब भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं कि आप अपना जॉब में लगे हुए हैं? हाँ जी सर। लेकिन चलो फिर भी वो तो चलो, देखो ये तो एक खुशी की बात है। अगर एक बच्चा, घर का बच्चा इस तरह से पढ़ाई के लिए, रिसर्च वर्क के लिए
बाहर जा रहा है और वो भी अपनी मेरिट के दम पे अगर वो जा रहा है तो इट्स ए बिग ऑनर। ये बताइए कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मिलाप पूनिया से भी कल आपका पिक्चर जो है ना मीडिया में एमडी यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया, तो उनसे मिलना कैसा रहा आपका? सर उनसे मिलके भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इस समय कभी किसी से मिली नहीं थी। कभी किसी भी से नहीं मिले? नहीं सर, मेरा फर्स्ट टाइम था। और मतलब एक डिफरेंट ही मतलब उन्होंने कॉफ़ी भी ऑफ़र की, बिस्किट्स किए, मतलब काफ़ी अलग ही था। मतलब ऐसे था कि पहले ऐसे लगता था कि वीसी तो बहुत ही ऐसे हैं, वो नॉर्मल नहीं होते, ऐसा लगता था। लेकिन सर सच में बहुत फ्रैंक है, बहुत अच्छे से उन्होंने बात की, पूछा, सब कुछ सजेशंस भी दिए, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी बताई। और मतलब बहुत अच्छे हैं वो वीसी सर। बहुत, मतलब आपको एक बूस्ट अच्छा तो लगा। मिला होगा कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपको। वो खुद येल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो हाँ, वो भी एक मतलब ऐसे था तो कि हाँ थोड़ा सा उन्होंने भी गाइडेंस किया क्योंकि वो खुद पढ़े हैं और फॉरेन में यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक्सपीरियंस है, तो वो एक हेल्प रहता है एक तरह से। तो वंशिका, अब जब आपका प्रोजेक्ट ये पूरा हो जाएगा 3.5 साल में जैसे आपने मेंशन किया, उसके बाद क्या? सर उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। एक रिसर्च में ही मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ फर्दर, और दूसरा मैं टीचिंग में जा सकती हूँ, यूनिवर्सिटी टीचिंग में। सर अभी मतलब राइट नाउ मेरे को नहीं पता कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। वापस आओगे इंडिया? सर इसका भी अभी या कोई आंसर वहीं है के नहीं। सिटीजन बन अभी जाओ? पहले एक बार वहाँ जाकर देखूँ तो तभी एक्सपीरियंस, मतलब कुछ एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन चलो ओबियसली वो तो डिसीजन तो जैसे जैसे लाइफ में चीज़ें हैपन होंगी, अपॉर्चुनिटी सामने होंगी, उन्हीं में से आपको चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप घर वालों ने, देखो हमारे हरियाणा के खास करके लड़कों के लिए कहते हैं कि भाई चाहे तो कुछ बन जा, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला, तो क्या माँ बाप का ये है कि भाई छोरी हमारी सेट हो गई, या अभी कह रहे कि वापस आगे सरकारी नौकरी के फार्म भर देना? नहीं, वो बोलते हैं मतलब ठीक है, अब तो अपनी मर्जी से जो करना है कर। तो ये फ्रीडम आपको मिल गई है एंड यू आर ऑल्सो हैप्पी कि आई एम गोइंग टू लिव माई ड्रीम। यस सर। चलो वंशिका, द हरियाणा टॉक्स की तरफ से आपको हमारे हरियाणा की बेटी और हमारे अपने खेड़ी साद, रोहतक ज़िले के खेड़ी साद की बेटी, इतना बढ़िया आपने अपने मेरिट के दम पे अपना एक जगह बनाई है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में। और मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरियाणा की एक बहुत ही थ्राइविंग कम्युनिटी है। वो लोग आपस में त्यौहार मनाते हैं, इतने बेहतर तरीके से वो त्यौहार मनाते हैं, यहाँ के कल्चर को ज़िंदा रखे हुए हैं, जितना बेहतर तो शायद हम रोहतक में रह के ना करते हो, यहाँ हम भूल गए हैं। हाँ, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन वो लोग वाकई में वहाँ आप जाएंगे, कम्युनिटी से जुड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ भी एक ऑस्ट्रेलिया में भी एक हरियाणा है। और मैं ऐसे बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस का हमने इसी सीट के ऊपर, इसी स्टूडियो में हमने इंटरव्यू किया। आप हमारे जब यूट्यूब चैनल को स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस का इंटरव्यू मिलेगा। वो है अपने हरियाणा के, रोहतक के, कोई करनाल का, कोई जींद का, कोई पानीपत का, लेकिन कई सालों से वहाँ रहते हैं। तो हमारी जानकारी से कभी इंटरव्यू करने का मौका मिलता है तो उनको करते हैं, और आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं वो लोग भी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेज़, और आप जीवन में अच्छा करें। आप जब वापस आएंगे साल बाद, जब भी आपका मौका मिलेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका दोबारा से एक बार फिर पॉडकास्ट हो, और ऑस्ट्रेलिया में रहने का एक्सपीरियंस, आपके प्रोजेक्ट में आपने क्या अचीव किया, कहाँ तक आप पहुँचे, ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसमें गाइडेंस मिल सके। आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।